हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंप्लीट। बच्चों इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट सारे कंटेंट एकदम अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में समझाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा वेव। वेव बेसिकली होता क्या बच्चों, एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, एक हलचल होता है जो एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। और वेव का प्रोपेगेशन भी क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपेगेशन तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। बच्चों देखिए जैसे इस डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, ब्लैक कलर से बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वाई के अलॉन्ग है, अब रेड कलर से बनाया मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड के अलॉन्ग है। वेव का जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो क्या है, एक्स के अलॉन्ग। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपेगेशन तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे ई वाई, फिर लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्रोपेगेशन एक्स के अलॉन्ग है तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट के साथ एक्स आएगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस, बी नॉट यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड ये जो एम्पलीट्यूड है ये है बी नॉट, और ये है क्या बच्चों, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। ई बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ये अगर प्रोपेगेशन एक्स के अलॉन्ग है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अगर प्रोपेगेशन अगर वाई के अलॉन्ग हो रहा होगा तो यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट के अलॉन्ग क्या आ जाएगा बच्चों, वाई। और मेन चीज आपको क्या याद रखना बच्चों, ओमेगा और के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, ये याद रखना। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और के जो होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। ये दो बात एकदम अच्छे से आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों याद रखना, सिर्फ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये वैरी कर रहा है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विच कैन प्रोड्यूस टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी नॉट एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन इसका क्या है, जीरो। ऐसा चार्ज पार्टिकल मूविंग है लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों का दोनों क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें चाहिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है, तो ये भी ईएम वेव नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये भी ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ईएम वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल कॉमन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा जब वो किसी मीडियम से पास होगा, यानी कि एयर में सबसे ज्यादा होगा और अगर उसके अलावा कोई मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ईएम वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। दो तरह का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, प्रोपेगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, और ट्रांसवर्स में क्या होता है, प्रोपेगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपने देखा कि प्रोपेगेशन हो रहा था इस तरफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरफ था, यानी दोनों का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन जो था वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव के क्या था, परपेंडिकुलर था। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, किस नेचर का होगा, ट्रांसवर्स नेचर का होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव,
एयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है वो लाइट के स्पीड के इक्वल होती है, जो एयर में लाइट का स्पीड है उसी के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर कितना होता है 1/√ε0 म्यू नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों नोन वैल्यू है, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। तो नॉन वैल्यू जब डालेंगे तो ये आ जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जितना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होगी एयर में वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के इक्वल होगा। और अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी 1/ε/m × म्यू एम। तो हम जानते हैं रिलेटिव वाला किसके इक्वल होता है ε/m/ε0, तो यहाँ पर से ε/m किसके इक्वल हो जाएगा ε0 × εr, उसी तरह से म्यू एम भी हो जाएगा। तो ये ε/m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ε0 × εr, और म्यू एम की जगह लिख सकते हैं μ0 × म्यू आर, और इसे अलग करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं μ0 ε0 × 1/μr ε r, और ये तो हो जाएगा c के इक्वल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c लिख देता हूँ इसको। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा c/√μr ε r। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी मीडियम में। तो आप गौर से देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके √εr। याद रखना किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और वो एनर्जी कौन कैरी करता है, आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है और आधा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो एनर्जी को कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आधा आधा एनर्जी कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का मोमेंटम भी होता है वो किसके इक्वल होता है, P = h/λ। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, इक्वेशन ऑफ वेव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, मैंने पहले ही बताया। जैसे इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, y के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा, E0 E0 sin ω t माइनस का kx, क्योंकि प्रोपेगेशन x के अलोंग है इसलिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, z के अलोंग है, तो b अलोंग z एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा B0 sin ω t माइनस का kx। ये हो जाए E0 है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और B0 है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। अब आपको याद रखना t का कोफिशिएंट ओमेगा है और x का कोफिशिएंट क्या है, दोनों याद रखना। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना, ओमेगा = 2π टाइम पीरियड या फिर 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा = 2π फ्रीक्वेंसी। और k किसके इक्वल होता है, जिसे हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है 2π/λ। तो यहां से आप आसानी से लैम्डा निकाल सकते हैं 2π/k करके। x का साथी k होगा और t का साथी होगा ओमेगा। और एकदम स्टार लगा हुआ, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव कैसे निकालेंगे, ω/k। ω/k के रेशियो से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव बता देगा। ओमेगा कहां से मिलेगा, k का कोफिशिएंट होगा, t का कोफिशिएंट ओमेगा होगा और x का कोफिशिएंट क्या होगा, k होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या हमारे पास रिलेशन बिटवीन E0 एंड B0 यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, C = E0/B0। आपको ये एज सच याद रखना है एकदम अच्छे से, जहां पे C किसके इक्वल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन है E0 और B0 में। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन दे रखा है और हमें क्या निकालना है, ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कंपेयर कर लेते हैं, E0 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 50, तो यहां से लिख दीजिए E0 तो हो गया कितना 50। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन
पर कूलम, ये ई नॉट आ गया हमारे पास। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकलने के लिए क्या चाहिए, बी नॉट चाहिए। तो बी, अभी मैंने रिलेशन बताया, सी किसके इक्वल होता है, ई नॉट अपॉन में बी नॉट। तो यहां से आप आसानी से बी नॉट निकाल सकते हैं। तो बी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में सी। तो ई नॉट कितना है 50 और सी कितना होता है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। तो यहां से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। ये बी नॉट की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग है, प्रोपेगेशन एक्स के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन हो गया बी अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा, यहां पे लिखा हुआ जिस तरह, ये तो पूरा कॉपी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 पाई एक्स माइनस 200 पाई टी, और बी नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, ये हमने निकाला हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 साइन 100 पाई एक्स माइनस 200 पाई टी। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ये वाला पार्ट, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट देखिए ओमेगा टी और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा के, और टी का कोफिशिएंट क्या होगा, ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो ये हो गया के। तो के किसके इक्वल हो गया 100 पाई के, और के किसके इक्वल बताया पीछे 2 पाई अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 50 मीटर, ये हो गया लैम्डा। उसके बाद टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया, ओमेगा हो गया आपके पास कितना 200 पाई के इक्वल। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 200 पाई। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 सेकेंड, टाइम पीरियड आ गया। और टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। यहां से फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, ओमेगा। ओमेगा निकल ही चुका है, टाइम पीरियड निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, वेवलेंथ निकल गया। अब लास्ट क्या निकालना, अब नेक्स्ट बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव किसके इक्वल बताया था, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा कितना है, टी का साथी ये रहा ओमेगा 200 पाई, और के की वैल्यू क्या, जो एक्स का साथी है वो कितना है 100 पाई, 100 पाई। तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन, फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएगा। इसका 5 ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेज और इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज वगैरह दे रखा है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार लगा सकते हैं, एकदम आएगा ही आएगा इससे एक क्वेश्चन। देखिए इसमें एक टेबल में बनाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी, जो मेन है इसका यूजेज, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखिए सबसे पहला वेव क्या है, रेडियो वेव। तो देखो सिर्फ वेवलेंथ का रेंज लिखा हो, फ्रीक्वेंसी आप सीधे निकाल लोगे। देखो वेवलेंथ पता होगा तो फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है सी बाई लेमडा, सी पता होता है, लेमडा यहाँ से पता रहेगा। तो जिसको वेवलेंथ का क्या बोलते हैं रेंज याद है तो वो आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लेना, ये अपने आप से निकल जाएगा। देखिए रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ 0.1 मीटर से क्या होता है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यूजेज, रेडियो वेव का यूज कहाँ होता है, कम्युनिकेशन में, टेलीविजन में और रेडियो में रेडियो वेव का यूज होता है। दूसरा माइक्रोवेव, जिसका वेवलेंथ क्या होता है 0.1 मीटर से 1 mm के बीच में होता है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यूजेज क्या है माइक्रोवेव का, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रडार में और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव का यूज होता है, और माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव का यूज होता है। बहुत बार ये वाला पूछा गया, इसलिए इस पे स्टार लगा देता हूं। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो 1 mm से 700 नैनोमीटर तक होगा। इसका यूज देखिए कितनी बार एग्जाम में है, एक तो पहला यूज देखा गया है मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है इंफ्रारेड का। उसके बाद टू मेंटेन अर्थ वार्मथ, अर्थ को गर्म करने में भी इंफ्रारेड का यूज होता है। और उसके बाद टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन फॉग, फॉग में जो विजिबिलिटी कम हो जाती है उसमें इंफ्रारेड का यूज करके विजिबिलिटी को इंप्रूव किया जाता है। जैसे रनवे वगैरह पे जो फॉग के टाइम में इंफ्रारेड रे का यूज करके क्या होता है विजिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड क्या होता है मिस्ट और डस्ट पार्टिकल से भी पार हो जाता है।
उसके बाद देखिए विजिबल लाइट, विजिबल लाइट तो इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये दे रखा है, टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे का वेवलेंथ जो यूवी का ये है रेंज, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे आसानी से। उसका यूजेज देखिए कितनी सारे यूजेज एग्जाम में पूछे गए। आई सर्जरी में यूज होता है यूवी रे। उसके बाद देखिए जो स्किन पर टैनिंग आ जाती है वो भी किसकी वजह से आता है, अल्ट्रा वायलेट की वजह से। वाटर प्यूरिफिकेशन में अल्ट्रा वायलेट का यूज होता है। उसके बाद वेल्डर जो आई यूज पेन जो स्पेशल टाइप का ग्लास यूज करते हैं वो किससे बचने के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचने के लिए जो वेल्डर होता है वेल्डिंग करते हैं वो भी ग्लास यूज करते हैं। जो शील्ड की तरह होता है वो भी अल्ट्रा वायलेट रे से बचने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरे, एक्सरे का ये वेवलेंथ का रेंज दे रखा है आपके पास। और उसके बाद यूजेज देख लीजिए, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन इसमें यूज होता है एक्सरे का। उसके बाद लीकेज ऑफ ऑयल इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन, इसको भी देखने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। और बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है उसमें भी एक्सरे का यूज होता है देखने के लिए। उसके बाद गामा रे, गामा रे का ये दे रखा है आपके पास, ये गामा रे है, गामा रेज है ये। गामा रेज का वेवलेंथ क्या होता है, 10⁻³ नैनोमीटर से कम ही होता है। और इसका जो मेन यूज है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ये इसका गामा रे का यूज है। अब इसका क्या करना है आपको, एक और चीज ध्यान रखना है कि इसके जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है या वेवलेंथ का, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि आपको 3-4 वेव दे देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, तो ये जो सीक्वेंस लिखा आर फॉर रेडियो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट मतलब विजिबल लाइट, यू मतलब यूवी रेज, एक्सरे और गामा रेज, ये एक ट्रिक बना हुआ था। इससे आपको जैसे 3-4 वेव दे देगा, बोला किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे यानी रेडियो वेव से जब गामा की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना मतलब वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा, और गामा का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो इस ट्रिक के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेव के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अगर ऑर्डर पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए वैल्यू याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस ये ट्रिक याद रहेगा। तो जैसे आपको 3 वेव दे दे, एक माइक्रो, एक यूवी और एक दे दे गामा, बोले किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो आप देख लेना गोल्ड लास्ट में रहा था, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा माइक्रोवेव। इन तीनों के कंपैरिजन में वेवलेंथ पूछे तो उसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट में वेवलेंथ डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है वो होता है 1/4 बी नॉट यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। और टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का सम। टोटल एनर्जी डेंसिटी को आप ये बोल रहे डबल ऑफ दिस या फिर डबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी हो, क्योंकि दोनों एनर्जी क्या होता है, इक्वल नहीं होता। आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है और आधा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। तो टोटल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का डबल कर दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड वाले का डबल कर दो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, या इसको इस तरह से भी जान सकते हो, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या हो गया, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एनर्जी को आप लिख सकते हो वर्क डन अपॉन में एरिया इंटू में टाइम। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया इंटू में टाइम। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों, प्रेशर, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब वेव के केस में वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया I = PC, ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। या बोल सकते हो प्रेशर = इंटेंसिटी अपॉन में c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और बच्चों इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट बताओ इंटेंसिटी की। अगर यूनिट की बात करें इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव की, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर,
और टाइम के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड। और कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है वॉट, क्योंकि पावर किसके इक्वल होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, तो जूल पर सेकेंड को आप लिख सकते हैं वॉट। तो आपको कभी कभी इंटेंसिटी की यूनिट लिखेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको इंटेंसिटी लिखा होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था कि जो एनर्जी कैरी करता है, जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेगा उतना ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगा। तो शो करके दिखाओ कि इसका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ध्यान से, अभी हमने देखा एनर्जी कैरी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 1/4 E0 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये था। उसके बाद अभी हमने देखा C किसके इक्वल था, C किसके इक्वल था E0 अपॉन में B0, E0 अपॉन में B0। तो E0 को यहाँ पे क्या लिख सकते हो E0 अपॉन में B0, ये हो जाएगा 1/4 E0 को लिख सकते हैं C B0, तो C स्क्वायर B0 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और पीछे मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था C किसके इक्वल होता 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डाल दीजिए। तो 1/4 C की जगह ये डाले स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू में B0 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/4 B0 का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, जो कि किसके इक्वल है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है दोनों इक्वल आ गया, द रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये इनफाइनाइट स्टार नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये आपसे कभी पूछ सकता है कि एक्सरे कैसे बनता है, गामा रे कैसे प्रोड्यूस होता है, इंफ्रारेड कैसे बनता है, या फिर माइक्रोवेव कैसे बनता है। देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। एक्सरे जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो होता है बम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को मेटल पे टारगेट किया जाता है, क्या प्रोड्यूस होता है एक्सरे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद गामा रे कैसे बनता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है हैवी न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम होता है, उन सब का जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो उसमें से गामा का क्या होता है अल्फा गामा बीटा का रेडिएशन होता है। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रेडियो एक्टिव डीके होता है, यानी कि उसमें से अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन निकलता रहता है। इंफ्रारेड कैसे बनता है, इंफ्रारेड जब हॉट बॉडी होता है ना, जो गर्म बॉडी होता है, तो उससे जो रे निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं इंफ्रारेड, इसलिए इंफ्रारेड को कभी कभी हीट वेव भी बोला जाता है। उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, जैसे गन डायोड टाइप का ट्यूब सब होता है, उससे क्या बनता है माइक्रोवेव प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है कि ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी होने से प्रोड्यूस होता है। जैसे कैपेसिटर के अंदर जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, जब ये बैटरी में से करंट निकलता है, जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है, प्लेट जब चार्ज होता है, तो चार्जिंग के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब चार्जिंग होता रहता है कैपेसिटर का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इंक्रीज, यानी कि चेंज होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उसकी वैल्यू याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में dt, फाई छोटा सा ई लगा दो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ये। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी करने से जो करंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट।